Welcome to Science and Tech Perspective. In this lecture, we will discuss Sun-Sector limit, which is related to birth and evolution of a star. हम इस लेक्चर की शुरुआत सन-सेकर लिमिट से करते हैं, जिसका संबंध किसी तारे के जन्म और उसके विकास से है. So here सन-सेकर limit. Next, we will discuss a stable white dwarf. Gravitational collapse is balanced by high pressure and energy released during the fusion, and then the fate of the star in the form of black hole and the neutron star. सबसे पहले हम आते हैं सन-सेकर लिमिट की. हम बात करते हैं सन-सेकर लिमिट. This is 1.4 mass of the sun, isn't it? 1.4 mass of the sun, and this is the maximum mass. ये अधिकतम मात्रा है for any stable white dwarf star. Understand? अगर उसके बाद किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार की मात्रा सन-सेकर लिमिट से ज्यादा हो जाए, यानी 1.4 मास ऑफ द सन से ज्यादा हो जाए, तो फिर स्टार डिके करने लगता है, और डिके करने के बाद फिर वह न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है. इट सो जस्ट आपको मैंने बता दिया सन-सेकर लिमिट इट्स इक्वल टू 1.4 मास ऑफ द सन. नेक्स्ट हम आते हैं बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ ए स्टार. तो मैं बता दूं आपको कि यहां पे एक टर्म है नेबुला. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टार. स्टार का जो पहला फेज होता है वो नेबुला है. इसको इंटरस्टेलर मैटर भी बोलते हैं. और इसमें क्या है ये नेबुला? इट इज द क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड द हाइड्रोजन. हीलियम इज आल्सो देयर, हीलियम भी है, लेकिन मेनली हाइड्रोजन. सो द नेबुला इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल. अब क्या है कि नेबुला के बाद होता ही है कि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है. इट इज अराउंड 10 to the minus 173 degrees Celsius. And now we get the next phase, photostar. Second phase, ये दूसरा फेज है ये. एंड दिस फोटोस्टार इज ऑल्सो कॉल्ड यंग स्टार. यंग स्टार, राइट. अब क्या है, ये फोटोस्टार जब बनेगा तो फोटोस्टार के बाद क्या होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा कि जब जो गैसियस जो पार्टिकल्स होंगे बहुत नजदीक आ जाएंगे, तो क्या होगा कि कॉलिजन, टक्कर उनके बीच में काफी बढ़ जाएगा. अंडरस्टैंड? कोई भी चीजें जब नजदीक आ जाएगी तो मात्रा के कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण क्या होगा, आपस में कॉलिजन बढ़ जाएगा. द नंबर ऑफ कॉलिजन्स विल बी न्यूमरस, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और टक्कर ज्यादा हो जाएगा. क्या होगा? हीट जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगा, राइट. और एनर्जी जनरेट होगा तो क्या होगा? एक तो हुआ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण नजदीक आया. अब जनरेट होने की वजह से क्या होगा, वो जो एनर्जी जनरेट हुआ, और एनर्जी का जो प्रेशर क्रिएट हुआ, वो प्रेशर क्या करेगा, वह ग्रेविटेशनल कोलैप्स को रोकने का प्रयास करेगा. आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत आपको है? वो रोकने का प्रयास करेगा. तो अंडरस्टैंड, जब रोकने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू. दो के बीच में बैलेंस हो गया. किसके बीच में? जो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो नजदीक आ रहा है,
और दूसरा नजदीक होने की वजह से, कॉलिजन्स बढ़ने की वजह से एनर्जी क्रिएट हो रहा है और फिर उसको बैलेंस करने का प्रयास करता है। तो प्रेशर फोर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कॉलिजन्स। तो उसके बाद क्या होता है, वी गेट ए स्टार, ये स्टार बन गया, यहाँ पे एक तारा बन गया और इस समय इसका टेम्परेचर होता है 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस माइनस। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जर्नी जो है, कोई भी स्टार बनने की यात्रा जो है, जन्म कहां से हुआ, नेबुला से हुआ। बीच के कड़ी क्या हो गया, प्रोटोस्टार हुआ, जिसको हम यंग स्टार बोलते हैं। और यंग स्टार क्या हुआ, फिर कन्वर्ट हो गया स्टार में। यानी कहने का अर्थ हुआ कि -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो नेबुला का हुआ या इंटरस्टेलर मैटर का हुआ, वहां से भाया प्रोटोस्टार, यंग स्टार, यू गेट ए मैच्योर्ड स्टार जिसका टेम्परेचर 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होगा। वेरी क्लियर। उसके बाद ग्रेजुअल फिर स्टार का और इसके ज्यादा चला जाएगा, जो रेड जायंट इसलिए कहा गया कि ये लाल दिखेगा और लगभग हाइड्रोजन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक अंडरस्टैंड। और फिर हमारा आ जाएगा सुपरनोवा और ये आपका व्हाइट ड्वार्फ की फेज आएगा। दैट विल डिपेंड अपॉन द मास, मात्रा क्या है उस पर निर्भर करेगा स्टार का। यहां पे आप देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि एक रिएक्शन को, दिस इज अ फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। मैं समझता हूं कि आई थिंक वन पॉइंट इज वेरी क्लियर कि आप समझ गए होंगे कि स्टार में जो एनर्जी का स्रोत होता है, यह सूर्य भी हमारा स्टार है और लगातार हम लोग के पास एनर्जी दे रहा है। हीट और लाइट के बीच में हम लोग मिल रहा है। वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, राइट। क्यों मिलता है? इट्स बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन यानी जुटना, न्यूक्लियस का जुटना। यहां पर क्या है, यहां देख लीजिए हमारा कि मैं बताऊंगा आपको कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, ओके, एंड दिस इज ट्रिटियम, another isotope of hydrogen, this tritium, जो अनदर आइसोटोप है हाइड्रोजन का। और याद रखिएगा ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव भी है और ये कंबाइन करता है, यू गेट हीलियम न्यूक्लियस। माइंड इट, ये न्यूक्लियस है, ये नॉट द एटम, हीलियम न्यूक्लियस, एंड प्लस यू गेट द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो फिर मैं रिपीट करता रहा हूं आपको, एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस, दूसरा ट्रिटियम न्यूक्लियस, दोनों कंबाइन किया और कंबाइन करने के पर क्या हुआ, हीलियम मिला न्यूक्लियस और एक न्यूट्रॉन मिला। ये जो रिएक्शन होता है इसमें होता है स्टार में होता है, जो 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस मैंने कहा आपको, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अनदर हमारे पास मैंने एक रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, वो आपका हीलियम 4 न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ये। नेक्स्ट है हमारा अगेन हीलियम 2 एंड यू गेट 4 बेरिलियम 8। ये जो रिएक्शन होता है वो सुपरनोवा में होता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सुपरनोवा फेज ऑफ द स्टार। बल्कि ये कहें कि हमारा जो स्टार के बाद का फेज हुआ, डिके का फेज हुआ, वो फेज हमारा सुपरनोवा का होता है, राइट। यहां पे उस चीज को मैं फिर नरेट करने का प्रयास किया जो मैंने पहले बताया आपको कि फर्स्ट फेज नेबुला, इट बिगिंस एट -100 डिग्री 73 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट फेज यू गेट द यंग स्टार, प्रोटोस्टार, राइट, एंड देन you get the star where the temperature is 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। एंड अभी मैंने पहले ही कहा था कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है, 1.5 मास ऑफ द सन होता है और ये किसी भी स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ के लिए मैक्सिमम मास होता है। यदि इससे मात्रा यदि बढ़ गई स्टार का, यदि मास ऑफ द व्हाइट ड्वार्फ स्टार एक्सीड्स द चंद्रशेखर लिमिट, then depending upon the mass of the star, it will meet a fate either in the form of neutron star or the black hole.
न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से तारे का जन्म हुआ और तारे की मृत्यु भी हो गई। इसी को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया हो कि जो मैंने बताया आपके नेबुला यहाँ पर देख रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल से इसका मोस्टली हाइड्रोजन से बना हुआ है, ये H2 हाइड्रोजन, राइट। ये कितने डिग्री सेल्सियस पर मैंने बताया, -173 डिग्री सेल्सियस। ये कोलैप्स होता चला गया, अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, और बढ़ने के बाद ये फेज आया हमारा, ये नेबुला है हमारा, एंड दिस इज योर प्रोटोस्टार, यंग स्टार, राइट। अब यहां पर फिर एक स्टार का फेज आता है, देख लीजिए, ये हमारा स्टार बन गया। अब स्टार में क्या होता है, क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे दो पार्ट होगा। स्टार का इनर पार्ट होगा, एंड एट द सेंटर ऑफ द स्टार देयर इज अ स्मॉल रीजन, इसको वी कॉल इट एज कोर कहेंगे, CORE। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये एक सेल है, आउटर, दिस कॉल्ड आउटर सेल, अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, बात को समझ लीजिए कि स्टार बनने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ, मींस हाइड्रोजन की मात्रा घटेगी। लेकिन मैं बता दूं, जान का आश्चर्य आपको होगा कि नेबुला से प्रोटोस्टार आने में कितना अधिक समय लगता है, समझ लीजिए। फॉर ए जर्नी फ्रॉम नेबुला टू प्रोटोस्टार यू नीड 10⁵ years। हाउ बिग दिस टाइम इंटरवल इज, नेबुला से प्रोटोस्टार बनने में 10⁵ years लग गया। और फिर उसी तरह से क्या है कि राइट फ्रॉम दी प्रोटोस्टार टू जो हमारा स्टार बनेगा, उसमें भी नीड 10⁵ years। तो घबराएंगे नहीं, अभी सूझ रहेंगे, एंड दैट्स लाइफ इज पॉसिबल हियर, वेरी क्लियर। सो दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि वंस हाइड्रोजन यूज्ड इन द न्यूक्लियर फ्यूजन, एक बार फ्यूजन में इस्तेमाल हो गया, हाइड्रोजन की मात्रा घटती जा रही है, लेकिन प्रोसेस काफी स्लो होने की वजह से तो हम अभी रहेंगे, सूरज हमारा रहेगा, राइट। तो यहां पर मैंने बताया कि स्टार में क्या होगा कि जो कोर में जो हमारा हाइड्रोजन रहेगा, तो क्या होगा, वो तो सिकुड़ेगा, कांटेक्ट करेगा। लेकिन क्या होगा, मैंने बताया आपको कि शुरू में मैंने बताया, देख लीजिए, सो हियर सी हियर gravitational collapse is balanced by high pressure and energy released due to the nuclear fusion, mind it। स्टार में बैलेंस रहता है, यानी कहने का अर्थ हुआ इन द स्टार टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस कम इनटू प्ले। स्टार में दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो हाई टेम्परेचर डेवलप हुआ, 10⁷ डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर डेवलप हुआ, वो भी एक प्रेशर रिलीज करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का काम होता है कि वो कांटेक्ट करके सेंटर तक ले जाना, कोर तरफ ले जाना मास को। उसको रोकता है कौन सा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी पैदा होता है वो रोकता है, बैलेंस करता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब हाइड्रोजन की मात्रा घट जाती है, खासकर रेड जायंट के केस में, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो कोर तरफ ग्रेविटेशनल कोलैप्स बढ़ता चला जाता है और ये बाहर तक खिंचाता चला जाता है। नतीजा क्या होता कि स्टार का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जब स्टार का साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर टूटना शुरू हो जाएगा। दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द स्टार, ओके, राइट। यही मैंने दिखाया यहाँ पे कि कोर के अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहेगा और ये बाहर तरफ जो फील्ड एनर्जी लगेगा और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। और बैलेंस जब समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल कोलैप्स जब हावी हो जाएगा तो फिर स्टार आपका न्यूट्रॉन स्टार में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि दो टर्म्स यहां पे आया, एक है हमारा न्यूट्रॉन स्टार के, नेक्स्ट आया ब्लैक होल।
ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार इसलिए कहते हैं कि स्टार के इस फेज में, डिकेइंग फेज ऑफ द स्टार में सिर्फ न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और ब्लैक होल इसलिए कहते हैं इसको कि इसका ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग रहता है कि वो इट कैन नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। ब्लैक बॉडी वैसे रीजन को कहते हैं, वैसे क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र से प्रकाश भी नहीं पार कर सकता। नथिंग कुड बी अलाउड टू पास थ्रू द वेरी हाई ग्रेविटी रीजन। चूंकि यह क्या है कि प्रकाश को पार ही नहीं होने देगा, तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। एक्चुअली इट्स नॉट ए होल, ये होल नहीं है, छिद्र नहीं है, एंड अदर इट्स ए very very small region around the central point. So I think you understand the black hole. It's a region, and this is the phase of the star where neutrons are present. Okay, so this way we have started to talk right from the nebula, the very earliest phase of the star, and then we meet the head of the star as the dying out. And it all depends upon the mass of the star as compared to the Chandrasekhar limit. And once the mass of the star begins to increase beyond the Chandrasekhar limit, stars start dying out, whether in the form of black hole or the neutron star. Okay, thanks for the day. Thank you.